दोस्तों ये आपका फैशन एंड टेक्सटाइल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय फैशन उद्योग का इतिहास, विकास, वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएं बताइए। ये क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये इस तरह से पूछा जा सकता है। साथ में इसको पूछा जा सकता है कि साथ ही छोटे और मध्यम स्तर के फैशन उद्यमों की संरचना और वैश्विक फैशन के साथ तुलना कीजिए। तो यहाँ पर हम 2-3 क्वेश्चन को एक ही साथ लिए। इसका मतलब ये नहीं कि इतना लंबा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन यहाँ तक पूछा जा सकता है या फिर इसके साथ इसको 2 या फिर 3 क्वेश्चन में बांट के पूछा जा सकता है। हम सारा को मिला करके एक ही में सेव कर दिए ताकि एक ही बार में हम आपको बता सके और आप एक ही बार देख करके समझ सके, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है, टाइम मेरे पास भी नहीं है। ना ही आपको बता सकते हैं, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, ना ही आप पढ़ के जा सकते हो उतना क्वेश्चन को, आपके पास भी उतना टाइम नहीं है। और YouTube में भी कहीं पर ये वीडियो देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा। समझते आंसर को। तो कहा जा रहा है कि भारतीय फैशन उद्योग का इतिहास कई काल में फला फूला है। कई काल में मतलब कि कई सारे काल आए, जैसे कि उन कालों में, जैसे कि प्राचीन काल हो गए, मध्यकाल हो गए, आधुनिक काल हो गए, इन सब कालों में फला फूला है, जिसे निम्नलिखित कालखंडों के माध्यम से समझा जा सकता है। तो नीचे हम लोग समझते हैं। पहला है प्राचीन काल। प्राचीन काल में किस तरह से था। कह रहे कि भारतीय फैशन की जड़ें बहुत पुरानी, भारतीय फैशन की जड़ें बहुत पुरानी। हम लोग भारतीय फैशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सूती कपड़े और जटिल बुनाई के नमूने मिलते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता था उस टाइम से सूती कपड़े का और जटिल बुनाई का नमूना मिलता है। पूरा दोनों ने सारे धोती, लुंगी, कपास और रेशमी वस्त्र पहने, ठीक है। यह इन सब बातों का वहाँ पर क्या है तो नमूना मिलता है कि जो महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों ने क्या तो सारे धोती, लुंगी, कपास और रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। उस टाइम का जमाना का हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा है मध्यकाल का टाइम। जो मध्यकाल का टाइम आया, मुगल काल में भारतीय फैशन में शाही वस्त्र, जटिल कढ़ाई, जरी और बनारसी सिल्क का समावेश हुआ। इस समय फैशन सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। और इस टाइम जब ये जो मध्यकाल का समय आया था, उस टाइम जो फैशन है वो सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया था। तो इस तरह से कुछ कुछ काल खंडों में इसका विकास हुआ है। जो भारतीय फैशन उसका कुछ काल खंडों में विकास हुआ है। ब्रिटिश शासन में क्या हुआ था। इस काल में पश्चिमी फैशन और भारतीय परिधान का मिश्रण हुआ। इस काल में पश्चिमी फैशन और भारतीय परिधान का मिश्रण हुआ, दोनों का मिलाप हुआ, ठीक है। शहरों में सूट, कोट और पश्चिमी कपड़े प्रचलित हुए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक पोशाक बनी रही। जो धोती कुर्ता यहाँ का पोशाक था, पारंपरिक पोशाक, वो बना रहा। स्वतंत्रता के बाद क्या इसमें बदलाव आया। तो स्वतंत्रता के बाद 1950-60 के दशक में फैशन उद्योग ने हस्तशिल्प, खादी और स्थानीय कारीगरी को बढ़ावा दिया। भारतीय डिजाइनरों ने लोकप्रिय और अंतर्राष्ट्रीय फैशन में पहचान बनाई। जो भारतीय डिजाइनर है उन्होंने क्या है तो उन्होंने लोकप्रिय और अंतर्राष्ट्रीय फैशन में पहचान बनाया है। तो इस तरह से क्या कहा जा रहा है, इस तरह से जो भारतीय फैशन है उसका विकास हुआ है। देख सकते हैं, फिर से पीछे कर दे रहे एक बार। अगर नहीं लिख पाए तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। तो इस तरह से भारतीय फैशन का विकास हुआ है। एक एक करके आप लोग स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय फैशन उद्योग का विकास। भारतीय फैशन उद्योग का विकास पहला है 1970 से 1990 के बीच में भारतीय फैशन का किस तरह से विकास हुआ। जो भारतीय फैशन उद्योग है उसका विकास किस तरह से हुआ था। तो 1970 से 1990 के दशक को हम लोग देख लेते हैं। भारतीय फैशन में डिजाइन स्टूडियोज और छोटे फैशन ब्रांडों की शुरुआत हुई। जो छोटे फैशन ब्रांड है उसका शुरुआत हुआ, स्टूडियोज का शुरुआत हुआ, जो डिजाइन उसका शुरुआत हुआ। दिल्ली और मुंबई जैसे शहर फैशन हब बने। जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहर हैं वो फैशन हब बना था उस टाइम में। अब हम लोग देखते हैं 1990 के बाद। इससे पहले दोस्तों अगर मेरे पास टाइम रहता तो हम इतना शॉर्ट में आपको नहीं बताते, और ज़्यादा लॉन्ग करके हम आपको बताते पूरा डिटेल में सब कुछ बताते, लेकिन टाइम नहीं है। तो बस डेट वेट आप लोग याद रख लीजिए। 1970 से 90 के बीच में क्या हुआ था, 1990 के बीच में क्या हुआ था, और 2000 के बाद क्या हुआ। इन सब चीज़ों को आप लोग बस याद रख लीजिए और खुद से बना करके लिख लीजिएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। 1900 बाद के किस तरह से जो भारतीय फैशन उद्योग को विकास किया। आर्थिक उदारीकरण के साथ अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड और ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स भारत आए। कहा जा रहा है कि आर्थिक उदारीकरण के साथ अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड और ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स भारत आया। फैशन शो, मैगजीन और विज्ञापन ने उद्योग को नई दिशा दी। जो फैशन शो हुए, मैगजीन हुए, विज्ञापन, उन्होंने क्या है तो जो फैशन के उद्योग उसको नई दिशा दी है। आगे देख लेते हैं 2000 के बाद। 2000 के बाद भारत का जो फैशन उद्योग को किस तरह से विकास किया। कहा जा रहा है कि ई कॉमर्स और ऑनलाइन फैशन प्लेटफॉर्म के आने से फैशन उद्योग तेज़ी से बढ़ा। जब ई कॉमर्स आया, ऑनलाइन फैशन प्लेटफॉर्म आ गए, इससे क्या हो तो फैशन उद्योग तेज़ी से बढ़ा। डिजाइनिंग स्टूडियोज़, बुटीक और ब्रांडेड आउटलेट्स ने उपभोक्ताओं तक विविधता और सुविधा पहुंचाई। जो भी उपभोक्ता थे, जो खरीदने वाले थे, उन तक क्या पहुंचाया तो विविधता और सुविधा पहुंचाई है। जो भी आज के 2000 के बाद से जो ई कॉमर्स आया, जो ऑनलाइन फैशन प्लेटफॉर्म आए, इसने क्या किया तो इन तक पहुंचाया है। तो इस तरह से आप इसको बढ़ा करके लिख लेंगे, ठीक है। 4-5 लाइन और बढ़ा करके आप इसको खुद से लिख लीजिएगा। आगे हम देख लेते हैं वर्तमान परिदृश्य, जो आज का सिनेरियो है। परिदृश्य मतलब क्या, जो सिनेरियो आज क्या आप देख पाते हैं।
जो भारत का फैशन उद्योग है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो भारतीय फैशन उद्योग अब विविध और ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन चुका है। ग्लोबल और विविध स्तर पर क्या है तो प्रतिस्पर्धी बन चुका है। मुख्य क्षेत्र क्या है तो परिधान, एसेसरीज, जूते, सौंदर्य और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सब क्या है तो मुख्य क्षेत्र है जहाँ पर ये वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन गया है। आगे देखते हैं इसका रुझान कहाँ है। रुझान क्या है तो भारतीय डिजाइन अब लोकल कारीगरी और ग्लोबल ट्रेंड्स का मिश्रण दिखाते हैं। जो भारतीय डिजाइन है वो अब लोकल कारीगरी को और ग्लोबल ट्रेंड्स के मिश्रण को ये दिखाने का काम करता है। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रौद्योगिकी का योगदान। जो प्रौद्योगिकी मतलब जो टेक्नोलॉजी है, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग ने फैशन उत्पादों की पहुंच बढ़ाई है। इसको आप और बढ़ा के लिख लीजिएगा, ठीक है, और बढ़ा के बस लिख लीजिएगा। हम आपको पॉइंट बता दे रहे हैं किस तरह से लिखना है। तो वर्तमान परिदृश्य से आपको क्या देखने को मिलता है, कौन कौन से क्षेत्र में इसका देखने को मिलता है। जो भारत का उद्योग है फैशन उद्योग, किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है तो जूता में, सौंदर्य में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, परिधान में, ठीक है, इन सब चीज़ों में। रुझान इसका क्या है तो भारतीय डिजाइनर अब लोकल कारीगरी और ग्लोबल ट्रेंड्स का मिश्रण दिखाने लगे। टेक्नोलॉजी का इसका किस तरह से योगदान है, यहाँ पर रोजगार और आर्थिक योगदान किस तरह से दे रहा है। तो इस सब चीज़ों को आपको पॉइंट बना करके लिख लेना है। यह उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है और निर्यात के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। क्या करता है तो ये जो उद्योग है फैशन उद्योग वो लाखों लोगों को रोजगार तो देता ही है, साथ में अगर इसका माल बाहर भी जाता है, अगर फैशन उद्योग का जो माल है वो बाहर जाता है तो वो अर्थव्यवस्था का भी योगदान देता है। जो भी देश का अर्थव्यवस्था उसमें भी योगदान देता है। आगे हम लोग भविष्य की संभावनाओं को देखते हैं कि भविष्य में जो फैशन उद्योग है उसका क्या संभावना होता है। ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से उपभोक्ता तक तेजी से पहुंच। ई कॉमर्स और जो डिजिटल मार्केटिंग है जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गए, एक्स हो गया, ट्विटर हो गया, ट्विटर भी अब एक्स हो गया, व्हाट्सअप हो गए, ठीक है, स्नैपचैट हो गया, सब क्या तो सब डिजिटल मार्केटिंग का ही माध्यम है। कहा जा रहा है कि ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से उपभोक्ता तक तेजी से पहुँच, स्थिर और हरित फैशन की मांग बढ़ रही है। क्या कहा जा रहा है कि स्थिर और हरित फैशन की मांग बढ़ रही है। लोकल कारीगरी और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिल रहा है। लोकल जो कारीगरी और जो हस्तशिल्प है उसको बढ़ावा मिल रहा है। तो ये सब क्या है भविष्य की संभावनाएं हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वैश्विक पहचान मिल रहा है, ठीक है, वैश्विक पहचान मिलने वाला है या फिर मिल रहा है। भारतीय फैशन डिजाइन अब अंतर्राष्ट्रीय फैशन में प्रतियोगिता करने योग्य बन रहे हैं। जो भारतीय फैशन डिजाइन है वो अब अंतर्राष्ट्रीय फैशन में, जो अंतर्राष्ट्रीय फैशन हब है वहाँ पर प्रतियोगिता करने योग्य बन रहा है, मतलब वहाँ पर अब कम्पीट कर पा रहा है। नई तकनीक आ गई है, जो नई तकनीक आ गई जैसे कि कहा जा रहा है कि आई और मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल ट्राई ऑन जैसे तकनीक ने खरीदारी अनुभव और उत्पादन प्रक्रिया में सुधार हुआ है। जो खरीदारी अनुभव है, जो उत्पादन प्रक्रिया उसमें सुधार हो पाया है। तो ये सब क्या है, सब इसी के ये सब क्या है तो सब भविष्य की संभावनाएं हैं, ठीक है, कि एआई का ज़माना आ गया है और भविष्य में क्या हो सकता है। छोटे और मध्यम स्तर के फैशन उद्यम, जो छोटे और मध्यम स्तर के फैशन उद्यम है इनका क्या हाल है, जैसे कि डिजाइन स्टूडियो, ये सब क्या है तो छोटे और मध्यम स्तर के फैशन उद्योग है, ठीक है। ये छोटे डिजाइन हाउस हैं, ये क्या है तो छोटे डिजाइन हाउस हैं जो विशेष डिजाइन और कस्टमाइजेशन पर ध्यान देते हैं, जो विशेष डिजाइन पर और जो कस्टमाइज उस पर ध्यान देते हैं। संरचना इसका कैसा होता है तो डिजाइन टीम होता है, सिलाई निर्माण विभाग होता है, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस किया जाता है। ये सब क्या है तो डिजाइन स्टूडियो का संरचना है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य विशेष और अनोखे डिजाइन तैयार करना और लक्षित ग्राहकों तक पहुँचाना। इसका उद्देश्य क्या है तो अनोखे डिजाइन बनाना, ठीक है, और लक्षित ग्राहकों तक पहुँचाना। दूसरा है जो है वो बुटीक है, बुटीक, ठीक है। छोटे बुटीक आमतौर पर नीश मार्केट के लिए तैयार होते हैं। जो नीश मार्केट है, ठीक है, जिस नीश पर बनाया तो उस नीश मार्केट के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि संरचना से क्या तो सीमित उत्पाद रेंज होता है, ग्राहक अनुभव पर ध्यान दिया जाता है और व्यक्तिगत सेवा किया जाता है। उद्देश्य क्या है तो अद्वितीय और प्रीमियम फैशन अनुभव देना, अद्वितीय और फैशन प्रीमियम देना। नीश मतलब क्या है तो एक रेंज, एक चीज़ पर चलना, ठीक है, तो बुटीक का एक रेंज पर चलता है। विशेषता क्या है इसका तो ये उद्यम स्थानीय कारीगरी और नवीन डिजाइन को बढ़ावा देते हैं और बड़े ब्रांडों की तुलना में लचीलापन और ग्राहक केंद्रीयता अधिक रखते हैं। जो बड़े ब्रांड हैं उसकी तुलना में लचीलापन और ग्राहक केंद्रीयता अधिक रखते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं जो वैश्विक फैशन के साथ तुलना है। वैश्विक फैशन के साथ इसका क्या तुलना है, ठीक है। तो पहले हम लोग समानताएँ क्या है, डिजाइन, ट्रेंड्स, फैशन शो और सोशल मीडिया का उपयोग वैश्विक और भारतीय फैशन दोनों समान करते हैं। जो भी डिजाइन है, जो ट्रेंड्स है, जो फैशन शो है, जो सोशल मीडिया का उपयोग है वो वैश्विक और भारतीय फैशन शो दोनों समान रूप से करते हैं। अंतर क्या है दोनों में, जो विश्व और भारत का फैशन उद्योग है वो है वैश्विक ब्रांड अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादन और वैश्विक विपणन पर ध्यान देते हैं। जो वैश्विक ब्रांड है वो अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादन भी करते हैं और वैश्विक विपणन पर ध्यान देते हैं, मतलब जो वैश्विक मार्केटिंग उस पर ध्यान देते हैं। भारतीय छोटे और मध्यम उद्योग स्थानीय कारीगरी, विशेष डिजाइन और
व्यक्तिगत सेवा पर केंद्रित होते हैं। जो भारतीय उद्योग है वो छोटे और मध्यम उद्योग, स्थानीय कारीगरी और विशेष डिजाइन और व्यक्तिगत सेवा पर केंद्रित होता है। तीसरा जो इसमें है वो है वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा जो भारतीय फैशन उद्योग है और जो विश्व है। भारतीय फैशन उद्योग अब ग्लोबल स्तर पर पहचान बना रहा है, विशेषकर रंग बिरंगे डिजाइन, हस्तशिल्प और एथनिक वियर के मामले में, एथनिक वियर के माध्यम से। ठीक है, ये सब क्या है, तो वैश्विक स्तर पर ये प्रतिस्पर्धा बन रहा है। चौथा हम लोग देखेंगे भविष्य। भविष्य को देखते हैं। कहा जा रहा है कि छोटे और मध्यम उद्यम अपनी विशिष्टता और नवाचार के कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रवेश करने की क्षमता रखते हैं। आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेंगे। ठीक है, निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है उसको हम लोग समझ लेंगे। ठीक, जो वैश्विक आपका उद्योग है उसके साथ हमने इसका परिवर्तन जो भी तुलना था उसको समझ लिया। जो वैश्विक फैशन उद्योग था और जो भारत का फैशन उद्योग था उसकी तुलना को हमने समझ लिया। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय फैशन उद्योग का इतिहास समृद्ध और विविधतापूर्ण है। जो भारतीय फैशन का उद्योग है उसका इतिहास समृद्ध रहा है और विविधतापूर्ण रहा है। यह उद्योग प्राचीन हस्तशिल्प से आधुनिक डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग तक विकसित हुआ है। वर्तमान में यह ग्लोबल और स्थानीय दोनों स्तरों पर सक्रिय है। छोटे और मध्यम उद्योग विशेष डिजाइन, बुटीक अनुभव और नवाचार के माध्यम से उद्योग को विविधता और प्रतिस्पर्धा प्रदान करते हैं। जो भी उद्योग उसको विविधता प्रदान करते हैं और प्रतिस्पर्धा प्रदान करते हैं। भविष्य में सस्टेनेबल, डिजिटल और वैश्विक पहचान भारतीय फैशन उद्योग की संभावनाएं बढ़ाएंगे। भविष्य में जो है सस्टेनेबल, डिजिटल और वैश्विक पहचान भारतीय फैशन उद्योग की संभावनाएं बढ़ाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर से आपको बता दें इसको कॉपी में लिखना जरूरी था। आप कॉपी में लिखिए और पढ़िए उसको, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। पूरे यूट्यूब में हम देख चुके, कहीं पर वीडियो नहीं बना हुआ, तो इसलिए हम सोचे कि थोड़ा सा वीडियो बना देते हैं, आपको जानकारी बस दे देते हैं। नहीं तो इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर इतना जल्दी नहीं करा सकता है, ठीक, कोई भी। इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन बन रहा था, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन समझाने का कोशिश की। बस समझ के जाइए आप लोग, ताकि कुछ तो लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसे क्या लिख लेंगे जाकर के। तो प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दें, जाकर प्लेलिस्ट से आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।